एनिमी टू लवर्स, स्कूल, कॉलेज लव स्टोरी ये तो बहुत सुना दी। आज तुम्हें कुछ अलग सुनाती हूँ, कुछ हटके। तो हाय गाइस, दिस इज योर होस्ट कम दोस्त खुशी एंड आई एम बैक अगेन विद अनदर फ्रेश लव स्टोरी। क्योंकि अभी हमारे पिटारे में बहुत सारी कहानियां हैं, पर जब मेरे पास वक्त नहीं होता है, कहानियां तभी बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन उनमें से एक आज रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो लगाओ अपने गानों में ईयर प्लग्स, हो जाओ दुनिया से थोड़े से दूर और सुनो ये वाली कहानी। तो पिया अपने घर पर टीवी में एक न्यूज़ देख रही थी, जहाँ पे बात हो रही थी कि उनके शहर में एक गैंगस्टर था जो आरवी नाम से फेमस था और मतलब उसके बहुत सारे करारनामे थे जो बहुत फेमस हो रखे थे। तो पिया एकदम से उसको देखकर एकदम गुस्से में आ जाती है कि हाँ, ये लोग पुलिस वाले पकड़ते भी नहीं है इन गैंगस्टरों को, और क्या है ये। और मुझे तो बहुत ही चिढ़ मचती है। लेकिन पिया जो थी उसे इस सब चीज़ से बहुत नफ़रत थी। वायलेंस, फालतू का लड़ाई झगड़ा, उसे शांत जीवन पसंद था, एकदम पीसफुल लाइफ। ज़िंदगी में उसका सोचना था कि इंसान को खुश रहना चाहिए, खुशियाँ बाँटनी चाहिए। अगर हो सके तो मदद करनी चाहिए लोगों की, और सबको बस पीसफुली रहना चाहिए। हालाँकि पिया की खुद की लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स थे, लेकिन वो चाहती थी कि बस ज़िंदगी जी लेंगे यार, खुशी-खुशी जी लेंगे, जितने भी स्ट्रगल्स होंगे, होंगे, देखी जाएगी, ज़िंदगी है। उसका यही मानना था। एक दिन अपने घर आते वक़्त उसने देखा कि एक लड़का सड़क पर बस पागलों की तरह चल रहा था। ना उसका ध्यान था कहीं, ना कुछ। एकदम से सामने से कार आ रही थी और शायद उस लड़के का बिल्कुल ध्यान नहीं था। पिया भागकर उसके पास जाती है और उसको धक्का देकर वहाँ से हटा देती है। पिया भी उसके साथ ही गिर जाती है और एकदम से चिल्ला के कहती है, अरे मरना है तो उस कार वाले को क्यों मरवा रहे हो यार? मरना है तो डूब के मर जाओ, जहर खा लो। अब 50 तरीके हैं मरने के मतलब तुम्हें एक गाड़ी के आगे आके मरोगे तो देखो, गाड़ी वाले का भी नुकसान होगा, उसकी गाड़ी खराब होगी, उसका ड्राइवर पे केस लग सकता है। तुम तो मर जाओगे देखो, बट उसका बहुत नुकसान होगा। तो अगली बार ना मरीन ड्राइव ट्राई करना, या फिर अच्छी सी तरह से सोचो, पंखे-वंखे से लटकोगे वैसे टूट भी सकता है पंखा, घर का नुकसान होगा। तो ज़हर से तो तुम मरने वाली पार्टी लग नहीं रहे हो मुझे। तो मतलब देख लो, अच्छा तरीका सोचना अगली बार। तो वो लड़का उसको बस घूर रहा होता है कि क्या है ये? मतलब इसने मुझे बचाया और अब मुझे मरने के तरीके बता रही थी ये बंदी। लाइक व्हाट इज़ दिस? तो वो बस उसे देख रहा था कि क्या सीन है इसका। फिर कुछ देर बाद वो वहाँ से चली जाती है। पिया जब अपने घर आती है, तो उसकी माँ हर दिन की तरह उसे कोस रही होती है और कहती है, "आ गई तू घूम-घाम के, काम-वाम कर लिया कर कभी कुछ।" और तभी उसकी माँ की नज़र उसकी बाजू पड़ जाती है। उसके सूट से एक ब्रेसलेट लटक रहा था, सोने का। तो वो कहती है, "अरे! आज तो तू सोना लेके आई है, तू भी चोरी चालू हो गई।" तो वो कहती है, "चोरी? मैंने कौन सी चोरी की है?" तो वो कहती है, "अपने हाथ पे देख, ये ब्रेसलेट।" तभी उसकी निगाह उस ब्रेसलेट पे जाती है। तो वो देखती है कि अरे! शायद ये उस लड़के को बचाते वक़्त उसका ब्रेसलेट मेरे हाथ में अटक गया होगा। उसकी माँ कहती है, "इसे मुझे दे दे, बेचकर कुछ तो फ़ायदा होगा।" उसकी माँ बहुत लालची किस्म की औरत थी। उसे ना अपनी बेटी की पड़ी थी, ना किसी और चीज़ की। पिया के पापा बहुत पहले ही गुज़र गए थे और अब सिर्फ़ पिया और उसकी माँ थी। उसकी माँ उससे बहुत नफ़रत करती थी, पर कैसे भी पिया की माँ तो थी वो आखिर। और वो रहते भी बहुत खराब इलाके में थे। मुंबई का वो एरिया जहाँ सिर्फ़ गुंडे, मवाली वो लोग रहते थे। रेंट कम था उस जगह का। पिया हर बार कहती अपनी माँ से कि यहाँ से कहीं और चलो, लेकिन उसकी माँ को उससे कोई फ़र्क नहीं था। वो बस झेल रही थी। एक दिन पिया सोचती है फिर कि यार, अब अगली बार कभी दिखेगा तो लौटा दूँगी, और अपनी माँ को ये कहकर कि ये ब्रेसलेट से हाथ भी मत लगाना, और अपने पर्स में उस ब्रेसलेट को डाल देती है, जिस पर्स को हमेशा लेके घूमती थी वो अपने साथ। एक दिन ऐसे ही आराम से वो जा रही होती है अपने रास्ते पर, तो वो उस लड़के को वापस देखती है। तो जब तक जाती है उसके पास, वो लड़का वहाँ से चला जाता है। तो सोचती है यार, रह गया, वरना इसका ब्रेसलेट यहीं दे देती। एक तो सोने की चीज़ है, इसने रिपोर्ट भी नहीं लिखाई, अमीर होगा शायद। ये सोचते हुए वहाँ से वो चली जाती है। कुछ दिन गुज़रते हैं कि एक दिन पिया जब अपने घर आती है, तो कुछ लोग बैठे होते हैं उसके घर पे।
दिख जाता है उनकी शक्ल से कि वो गुंडे ही थे। पिया अपनी माँ से पूछना चाहती थी कि ये लोग उसके घर पे क्या कर रहे हैं, लेकिन तब तक उसके पीछे कोई आता है और उसे एक रुमाल में कुछ सुंघा देता है, जिसके बाद पिया बेहोश हो जाती है। जब पिया की आंखें खुलती हैं तो वो एक बहुत बड़े घर में थी। उस बड़े घर में बहुत सारे नौकर घूम रहे थे और वो गुंडे भी थे, जो उसने अपने घर पर देखे थे। उसे लगता है किसी ने उसे किडनैप किया था। तो चिल्लाने लगती है कि कौन है यहाँ, मैं यहाँ क्यों हूँ। लेकिन तभी वो गुंडा जो होता है वो उसे कहता है, चुप हो जा, तेरी माँ ने तुझे बेचा है, तो अब तुझे किडनैप नहीं किया किसी ने, तो चुप रह। पिया तो मानो कि मेरी माँ ने मुझे बेचा है, मैं नहीं मान सकती। लेकिन अंदर ही अंदर पिया जानती थी कि उसकी माँ केपेबल थी इस चीज की, बट अब वो करती तो क्या करती। इतने में ही एक और इंसान आता है जिसके पास पिया को ले जाया जाता है और उसका फेस ढक देते हैं वो। तो पिया सिर्फ उनकी बातें सुन पा रही थी। तो वो कहते हैं कि आरवी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूं मैं, एक तोहफा। तुमने अपने गैंग में मुझे शामिल किया है तो मैंने सोचा कि छोटा सा नजराना मेरी तरफ से भी। ये लड़की मेरे मोहल्ले में रहती थी, अब मैंने सोचा कि तुम्हें नजराने के तौर पे दी जाए। और वो लड़का ये कहते हुए पिया का मास्क हटाता है। लेकिन पिया और वो आरवी दोनों शॉक थे इस मोमेंट पर। आरवी वही लड़का था जिसे पिया ने बचाया था, और आरवी के सामने पिया थी, वो लड़की जो उसे बचाने के बाद उसे मरने की सलाह दे रही थी, भले ही हंसी में ही सही। तो उसने कहा, तुम आरवी हो, तुम तुम तो मरना चाहते थे उस दिन, अब तुम लोगों की जान ले रहे हो। और कितने बेहुदा हो तुम कि तुम लड़कियों को नजराने के तौर पे लेते हो। शर्म हया बेच खाई है क्या तुम जैसे लोगों ने। तुम छोड़ो, तुम जैसे लोगों से क्या ही कहना। तो 12वीं से पहले वो लड़का जो उसे लेकर आया था उसके घर से कहता है, तेरी माँ ने तुझे बेचा है, अक्कड़ मत दिखा। आरवी के सामने नजरें झुका के रहते हैं लोग। पर तभी आरवी एकदम से चांटा मारता है उस इंसान में और कहता है, तमीज से बात करो उससे। पिया कहती है, तमीज से बात करो उससे? तुम में कब से इतनी इज्जत आ गई लड़कियों के लिए? आखिर तुम ऐसे हो गए तभी तो तुम्हारे ये अंटर बंटर तुम जैसे हैं। इस बात पर आरवी ने कुछ भी नहीं कहा, और आरवी ने कहा कि तुम जा सकते हो यहाँ से। ये नया आया है, इसे पता नहीं है कि हम किसी भी औरत की आबरू और इज्जत से खिलवाड़ नहीं करते, हमारे भी कुछ उसूल हैं। पिया कहती हो उसूल और तुम्हारे। पर फिर उसे याद आता है कि उसकी माँ ने उसे बेचा था इन लोगों को। ये सोचकर वो कहती है, नहीं, मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारा नजराना हूं ना, आखिर मेरी माँ ने कीमत ली है मेरी, तो तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो। वैसे भी इसके बाद तो मुझे मरना ही है, क्योंकि ना तो मेरी माँ मेरी सगी हुई आज तक, और आज तो उसने मेरी इज्जत को बेच दिया तुम जैसे गुंडे को। आरवे सब सुन रहा था चुपचाप। उसके बाद उसने इशारा किया और सब लोग उस हॉल से चले जाते हैं। रह जाते हैं तो सिर्फ पिया और आरवी। पिया कहती है, लगा नहीं था कि जिसकी जिंदगी बचाऊंगी एक दिन वो मेरी जिंदगी लेने पर उतारू हो जाएगा। आरवी कहता है, तुम यहाँ रह सकती हो इज्जत से, पूरी इज्जत से, एक नजराने के तौर पर नहीं, पर मुझसे शादी करके। पिया तो मानो, क्या शादी और तुमसे? पर फिर पिया सोचती है कि वैसे भी मैं तो किसी लायक नहीं बची यार, क्या करूं? मेरी माँ ने मुझे बेच दिया, वो भी एक गुंडे को। जानती है मेरे साथ तुम कुछ भी कर सकते हो, फिर भी। पर पिया मना कर देती कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। आरवी कहता है, कोई बात नहीं है, तुम यहाँ फिर भी रह सकती हो, नजराने के तौर पर नहीं, एक दोस्त की तरह। तुमने बचाई थी मेरी जान उस दिन। पिया कहती है, पता होता कि तुम इतने बड़े गुंडे हो तो कभी नहीं बचाते, ट्रस्ट में। आरवी कहता है, तुमने मुझे जज बहुत जल्दी कर लिया। तो पिया ने कहा कि जज और तुम्हें
जिसकी दिन भर खबरें सुनती हूँ, उस इंसान को अपने सामने देख रही हूँ तो जज वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए यहाँ। पर पिया का गुरूर कहीं न कहीं उसको ये बात भी कह रहा था कि किस बात का गुरूर था उसे? उसकी माँ ने उसे बेच दिया था। कीमत लगाई गई थी उस इंसान की। इंसान की कीमत। कभी सोचा है तुमने कि एक इंसान की कोई कीमत होती है? अरे! इंसान तो अनमोल होते हैं। आखिर उनकी भी अगर कीमतें लगने लगी तो इंसानों में और चीज़ों में क्या फ़र्क रह जाएगा? पिया ने आरवी से यही कहा, मैंने एक बार तुम्हें मौका दिया था, क्योंकि आखिर तुम्हारे लोगों ने एक कीमत अदा की थी मेरी, पर आज के बाद मुझे तुम हाथ भी नहीं लगाओगे। अगर तुम चाहते हो मैं यहाँ रहूँ तो उसने कहा ठीक है। पिया के दिमाग में क्या चल रहा था ये आरवी को भी नहीं पता था, पर आरवी तो चाहता था कि पिया उसकी जिंदगी में रहे। आखिर पिया वही चेहरा था जिसे वो इतने वक्त से ढूंढ रहा था। फिर पिया अपने बैग में से एक ब्रेसलेट निकालती है और उसे देती है और कहती है कि उस दिन ये उलझ गया था, इसे रख के घूम रही थी तब से, तो मिले हो तो अब ले लो। तो आरवी कहता है ये तो सोविनियर हो गया, नहीं? तुमने मुझे बचाया जो था, उस दिन की निशानी अपने पास रख सकते हो। पिया ने कहा नहीं, मुझे दूसरों की चीज़ें रखने का कोई शौक नहीं है। उसके बाद आरवी एक उसके घर पे काम करने वाली औरत को बुलाता है और उसे कहता है कि इसे इसका कमरा दिखा दो। उसके बाद पिया उस कमरे में जाती है और कहती है आरवी से जाने से पहले कि आज से मैं यहीं रहूंगी, चाहे तुम मुझसे चाहो तो कुछ काम करवा सकते हो। तुम्हारे गलत काम तो बिल्कुल भी नहीं, पर कुछ और। तो आरवी कहता है ठीक है, काम है तुम्हारे लिए मेरे पास, हमें कल एक जगह जाना है, तुम मेरे साथ चल सकती हो। तो उसने कहा गुंडे के साथ और मैं, तुम गैंग वॉर पे जा रहे होगे क्या? तो वो कहता है गुंडा हूँ मैं यार, कोई वो नहीं हूँ कि ये सब वॉर और इस पर जा रहा हूँ, और गुंडा भी नहीं हूँ मैं। तुम्हें पता ही क्या है कितनी पॉलिटिक्स चलती है न्यूज़ में, तुम्हें पता भी है? और तुम्हें ये पता है कि ये लोग मेरा नाम इतना क्यों उछाल रहे हैं आजकल? तो कहती है मुझे जानना भी नहीं है। पिया वहां से चली जाती है, उस कमरे में बैठी होती है। एक दो दिन गुजरते हैं, वो उस कमरे से ज्यादा बाहर नहीं आई थी। फिर दूसरे तीसरे दिन ही वो औरत जो उसे उस कमरे में छोड़ने आई थी उसके पास आती है और उसे कहती है आप यहाँ क्यों आई हो? तो उसने कहा आई नहीं हूँ, मैं वो बदनसीब हूँ जिसकी माँ ने उसे यहाँ भेजा है, एक गुंडे के घर बेचा है मुझे। तो कहती है आप शायद जानती नहीं है, ये वो आरवी नहीं है जो आप समझ रही हैं। तो उसने कहा क्या? तो कौन सा आरवी है? अरे वो गुंडे मुझे यहाँ लेकर आए थे, और आप क्या कह रही हैं कि ये नहीं है वो आरवी जो तुम समझ रहे हो। आरवी दरअसल इनके बड़े भाई का नाम था, और एक रीसेंट गैंग वॉर में उनकी हालत खराब हो गई। उसके बाद अभी वो वेंटिलेटर पे हैं और उनका ये पूरा कारोबार ये संभाल रहा है। ये उसका ट्विन है, ये असली आरवी नहीं है। पर ये बात बहुत कम लोगों को पता है। मैंने तो इन लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया है, जानती हूँ मैं कि असली आरवी कौन है, और इसीलिए शायद तुम्हें बता रही हूँ। वो बुरा नहीं है, बस घर, खानदान और जो उसने सीखा है हमेशा से, बस शायद अपने भाई के लिए वही कर रहा है। तो पिया कहती है मतलब ये बुरा नहीं है? उसने कहा हर इंसान अच्छा बुरा होता है, अब उसे सिर्फ दुनिया की बुराई दिखाई गई है तो वो भी बुरा करने लगा। किसी ने आज तक उसे उस अच्छाई से शायद मिलवाया ही नहीं, शायद तुम मिलवा सको उसे। पिया अगले दिन ही आरवी के रूम में जाती है और उसे कहती है कि तुमने कहा था ना मेरे लिए काम था। तो उसने कहा अब तो हो गया, कुछ और काम सही। पिया कहती है छोड़ो, मैं तुमसे सच बताने आती हूँ, ये बताओ कि तुमने उस दिन मुझसे शादी की बात क्यों कही थी? तो ही सेड बताता हूँ। उस दिन मैं सच में मरने जा रहा था, क्योंकि जब भैया वेंटिलेटर पे गए तो सबने कहा कि मुझे अब ये कमान संभालनी होगी। मुझे बुराई नहीं करनी थी, मुझसे नहीं मारे जाते लोग, मुझसे नहीं की जाती ये वायलेंस,
मुझसे तो बंदूक भी ढंग से नहीं उठानी, क्योंकि क्या मतलब है किसी की जान लेकर खूनी पैसे को अपने पास रखना, उससे शायद मैं खुश ना हो पाऊँ। ये बात भैया को भी कई बार बताई बट वो नहीं समझे। शायद बड़े थे, बाबा का हमेशा से उन्होंने हाथ बटाया इस सब में, बट मैं तो बाहर रहता था। लौट कर आया तब तक इनका इतना बड़ा एम्पायर देखा और समझ आया कि शायद अब ये बहुत आगे बढ़ चुके थे इस काली दुनिया में। तो पिया ने उससे कहा, पर तुम रोक सकते हो। वो भले ही शायद उन्हें किसी ने नहीं समझाया, शायद कोई उनका साथ देने के लिए नहीं था, लेकिन तुम्हारे साथ मैं हूँ। तुम चाहो तो अब भी इस दुनिया से बाहर आ सकते हो। बस भूल जाओ ये सब और आगे बढ़ो। जितनी वेल्थ तुम्हारे पास है, तुम बहुत अच्छे काम भी कर सकते हो। कोई बात नहीं है, सबका पास्ट होता है, पर अगर तुम्हें मौका दिया जाए तो शायद अब वो मौका है कि तुम बदल पाओ इस सबको, बदलो इस सबको। तब उसने कहा कि पर कैसे? आखिर कोई मुझे अच्छी जगह बैठने भी नहीं देगा, क्योंकि सब जानते हैं मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ लोग डर जाते हैं कि आरवी है ये। तब पिया ने कहा, शुरुआत छोटे छोटे स्टेप से करते हैं। धीरे धीरे पिया उसे समझाने लगी, उसके डिसीजंस को सुधारने लगी। उसके पास बहुत पैसा था और उस पैसे का सही इस्तेमाल करवाने लगी। उसने एक स्कूल खुलवाया सिर्फ लड़कियों के लिए। पिया के लिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट थी, लेकिन उसे पता था कि वो रात को काम करती थी ताकि सुबह उसके पास पैसे हों। रात रात भर महीनों काम किया, खुद की फीस खुद चुकाई। छोटी सी बच्ची ने। उसके बाबा के जाने के बाद उसकी ज़िंदगी मुहाल हो गई, लेकिन जीना सीखा उसने। जानती थी कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट थी, इसीलिए आरवी से उसने एक स्कूल बनवाया। धीरे धीरे उसके पैसों का सब सही इस्तेमाल होने लगा और फिर पिया ने कहा कि कोई बात नहीं है, अब धीरे धीरे लोग तुम पर भरोसा करने लगे हैं। एक वक्त तुम बुरे थे, बट अब नहीं हो। और बुरे तुम नहीं थे, तुम्हारे भाई थे। तुम तो हमेशा से अच्छे ही थे ना। तो कोई बात नहीं है, शायद इस दलदल से निकालने के लिए ही सही मैं मिली थी तुम्हें। उस दिन तुम मर जाते तो शायद आज इतना सब कुछ नहीं होता। धीरे धीरे पिया की मदद से उसे भी समझ आने लगा कि जितनी काली दुनिया में वो रह रहे थे, दुनिया बहुत खूबसूरत थी। बस किसी की आंखों से देखने की जरूरत थी। आरवी का ट्विन सही हुआ और जब उसे पता चला कि उसने इतनी सारी चीजें बदल दी थी, तो पहले तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर जब उसने देखा कि लोग अब उन्हें दुआएं दे रहे थे तो समझ आया कि शायद यही सही था। फिर उसके बड़े भाई ने सरेंडर किया। उसे सजा हुई, लेकिन क्योंकि उसने खुद सरेंडर किया था और असल तो उनकी लेगेसी की कसूर था। उसके बाबा ने किए थे बहुत सारे गलत कर्मकांड, बट उसके भाई ने इतने नहीं किए रखे थे, तो उसे कम सजा हुई। कुछ साल बाद वो निकला, प्रिया ने रणवीर से शादी की और शायद प्रिया की प्रेजेंस से ही उनके पूरे घर की जिंदगी बदल गई। कहते हैं कभी कभी हम गलत नहीं होते हैं यार, हमारे सिचुएशंस, हमारे हालात, लोग कभी कभी हमें गलत बनाते हैं, लेकिन अगर हमें कोई एक ऐसा इंसान मिल जाए ना लाइफ में जो गलत को गलत, सही को सही कर पाए, जो हमें बता पाए कब हम गलत हैं कब हम सही हैं, तो शायद जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाए। कभी कभी हम खुद अपनी संगति इतनी खराब कर लेते हैं कि हम चाहकर भी सही नहीं कर पाते। शायद इस स्टोरी में आरवी चाहता था कि वो सही करे, गलत ना करे, बट उसमें हिम्मत नहीं थी। पिया के उसकी जिंदगी में आने से उसे हिम्मत मिली थी। ऐसे ही होते हैं कुछ लोग खूबसूरत, जो जिंदगी में बस हो ना, तो वही काफी होता है। आई थिंक दैट इज वॉट लव इज, दैट इज वॉट लाइफ इज, एंड दैट इज वॉट डेस्टिनी इज। तो ये हमारी आज की कहानी थी। कैसी लगी मुझे बताना। मिलती हूँ अगली स्टोरी में। पता है क्या, ये वाली कहानी कितनी भसड़ हो गई ना यार। मैं सोच कर कुछ आई थी और पता नहीं बना क्या है वो मुझे भी नहीं पता है, सच बताऊँ तो, क्योंकि बीच में एक दो कॉल आ गए एंड दे वर प्रीटी इंपॉर्टेंट, तो मुझे लेने भी पड़े, वो कॉल पिक करने पड़े। तो मतलब मेरी पूरी कहानी का बिल्डअप खो गया कि भाई मैं क्या बोलने आई थी, क्या बोल रही हूँ। प्लस मुझे ये था कि नहीं नहीं अब आई हूँ तो, क्योंकि फिर पता नहीं टाइम मिले ना मिले आगे। तो मैंने 2 एपिसोड रिकॉर्ड कर लिए, मुझे खुद नहीं पता है व्हाट इज़ इन दिस एपिसोड। बट ट्रस्ट मी, जैसे एग्जाम्स हो जाते हैं ना, आई विल बी बैक विद बैंगर स्टोरीज, क्योंकि फिर मेरे पास स्टोरीज ही रहेंगी मोस्टली।
तो बस थोड़े से दिन का वेट करो। 27th को मेरा जो है वर्स्ट पेपर है, तो 10 दिन है लास्ट। बस 10 दिन और तुम थोड़ा-सा काट लो अच्छे से और थोड़ा-सा सुन लो। फ़ोनों में चला-चलाई छोड़ दो। जो जोक्स था, सॉरी, नहीं करना है ऐसा, पढ़ाई करो। कोई बात नहीं है, इस महीने थोड़ा-सा तो लॉस हुआ है, नो डाउट। थोड़ा बुरा भी लग रहा है, बट कोई बात नहीं है। ऑब्वियसली भाई मैं भी अवेलेबल नहीं थी, बट कोई बात नहीं है, देखते हैं। एग्ज़ाम्स हो जाएँ तो अच्छा। वैसे मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी हमने आपकी कहानी सुनी, हमें अच्छी लगी, तो हमने अपने दोस्तों को रिकमेंड की, फिर वो भी सुनने लगे। तो थैंक यू भाई, दिल से एक बड़ा वाला थैंक यू उन लोगों के लिए जो रिकमेंड करते हैं। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई कहता है कि अरे मेरे दोस्त ने मुझे बताया तब मैं आपकी स्टोरी सुन के आया हूँ। मतलब बहुत अच्छा लगता है यार कि अच्छा यू गाइज़ एक्चुअली रिकमेंडेड इट टू समवन। तो अच्छा लगता है ये चीज़ कि तुम खुद भी इस पॉडकास्ट को एज़ अ फैमिली ही ट्रीट करते हो। तो जो मेरा मेन मोटिव था स्टार्टिंग से इसको बनाने का कि ठीक है, देयर शुड बी अ प्लेस जहाँ लोग सेफ फील कर पाएँ, सिक्योर फील कर पाएँ, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर पाएँ, एक ग्रुप बना पाएँ। तो आई थिंक वो हमारा फुलफिल हो रहा है, तो दैट्स मोर देन इनफ। और 2026 में आई जस्ट होप एंड विश कि हम बहुत बड़ी पॉडकास्ट बने, बहुत बड़े लोगों की कम्युनिटी बने। पता है क्या? अब बात करते हैं थोड़ी-सी। मैंने ना कहीं पे सुना था कि एक चीज़ होती है कम्युनिटी, एक चीज़ होते हैं फॉलोअर्स, ठीक है? दोनों में डिफरेंस क्या होता है ना कि आपके फॉलोअर्स बढ़ते करते रहते हैं, आपको फॉलो करें ना करें। जो कम्युनिटी होती है ना, वो एक फैमिली की तरह होती है। अप्स, डाउन्स, हर चीज़ में आपके साथ। तो मुझे खुशी की दुनिया ना, अब तुम मुझे बताना, मैं पोल डालूँगी कि खुशी की दुनिया एक सिर्फ़ एक फैन्स की जगह है या फिर एक हमारी कम्युनिटी है। तुम ये चीज़ डिसाइड करना। मैं ऐसे कम्युनिटी बनाना चाहती हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि मैं बस चाहती, यार पता है मेरा मेन गोल क्या था इस पॉडकास्ट को शुरू करने का, कि लोग ना सेफ फील कर पाएँ, अपनापन फील कर पाएँ। बहुतों के जब मैसेज आते हैं ना ये कि यार दीदी, मतलब पूरे दिन भले ही सब परेशान जाए लेकिन आपकी आवाज़ सुन के, आपकी स्टोरी सुन के अच्छा लगता है। तुम मानोगे नहीं, मैं इतनी बिज़ी थी, है ना, टाइम ही नहीं मिल रहा है यार, एंड स्टिल आई केम टू रिकॉर्ड। ये शायद तुम्हें स्टोरी उतनी अच्छी भी ना लगे सच बताऊँ तो, बट मैं बस इसीलिए आ गई कि ठीक है यार, कुछ तो सुनोगे, कुछ तो बढ़िया लगेगा, थोड़ा-सा ही सही, शायद कोई बात ही बढ़िया लग जाए, कोई बात नहीं है। कुछ तो बढ़िया लगेगा इन्हें, कुछ तो इनकी हेल्प होगी। तो बस बना दी मैंने, ट्रस्ट मी। मुझे खुद पता है, मुझे नहीं लग रहा है अप टू द बार स्टोरी है भी या नहीं। हालाँकि मैंने बहुत अच्छी सोची थी, बट वही भसड़ हो गई, अब हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं है। फिर मैंने सोचा कि मैं वापस रिकॉर्ड करती तो यार 15-20 मिनट की हो गई, तो मैंने कहा अब तो वापस कोई चांस ही नहीं है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, जाने देते हैं। थोड़ा-सा तुम्हें रिलैक्स हो जाएगा, है ना? तो बस ये था, मैं बस चाहती हूँ कि यार लोग ना, मतलब ऐसा सिक्योर फ़ील करो, और जब कहते हैं ना कि हमने सुन के इतना अच्छा लगा कि हमने दूसरे को बोला कि भाई तू भी सुन, तेरे को भी अच्छा लगेगा। तो लगता है कि नहीं, इसका वो मोटिव जो है, इसका जो पर्पस है वो फुलफ़िल हो रहा है कि लोग सेफ़ फ़ील कर रहे हैं। लोग फ़ील कर रहे हैं कि नहीं दीदी हैं, और जो है वो सुनती हैं हमारी बातें, जो हैं उनको बात कर सकते हैं हम उनसे। और कभी-कभी जैसा मिड वीक का कोई टॉपिक हिट कर जाता है लोगों को, तो अरे दीदी बताएँ, हम तो ऐसा ही सोच रहे थे, आपके टॉपिक से बहुत हेल्प हो गई। अच्छा लगता है मुझे कि चलो मैं इतने हेक्टिक शेड्यूल में से अगर टाइम निकाल के आ रही हूँ तो लोगों की हेल्प हो रही है, तुम लोग खुश हो रहे हो, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। अभी इससे अगला एपिसोड आएगा मिड वीक का, वो सुनना। जितनों के एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, चिल आउट होके सुनना, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो मैंने 2 ही रिकॉर्ड करे हैं आज तो यार, फिर एग्ज़ाम हो जाएँगे, फिर वापस कर लूँगी। और पता है मुझे सर्दी लग रही है, मैं ना अपनी जो मेन जगह है जहाँ रिकॉर्ड करती हूँ, वहाँ पे वही बदतमीज़ छिपकली का बच्चा आ गया। मेरे को ऊपर आना पड़ा, ऊपर वाले रूम में। भाई हम बहुत ठंडे हैं यार यहाँ, और मैंने कुछ ब्लैंकेट देखे नहीं है, मैंने कहा इन्हें थोड़ी देर में हो जाएगी रिकॉर्ड। भाई सर्दी लग रही, देख रहे हो तुम, गर्मियों में तुम्हारी वजह से मैं पंखा नहीं चला पाती हूँ, सर्दियों में तुम्हारी वजह से मैं बिना कंबल ओढ़े बैठी हूँ। तुम लोगों के चक्कर में बहुत नाटक होते हैं मेरे साथ। अच्छा अच्छा, सुनो एक चीज़ और सुनो। तो एक गाना हो जाए। आज ना क्या हुआ कि मैं थोड़ी देर पहले फ्री थी। फ्री क्या, मतलब ऐसे इसको रिकॉर्ड करने ही आई थी, पर फिर मैंने सोचा कि यार गाना गाने का मन कर रहा है, तो मैं वीडियो में गाना गा रही थी। फिर मैंने सोचा यार ऑडियो डाल देते हैं पॉडकास्ट में, तो लोग ऐसे बोलेंगे कि चलो, तो मैंने सोचा कि डालेंगे, बनाएँगे, तब तक मम्मी आ गई हमारी, तो मेरी वो वॉइस रिकॉर्डिंग रह गई। तो मैं सोचा अब कर लेते हैं, थोड़ा-सा रिकॉर्ड अच्छा हुआ तो रखूँगी, वरना काट दूँगी। सिंपल। का हूँ उसमें हूँ से हूँ सीखा, रहने दे, मैं तो प्यासा हूँ है दरिया वो जीने का मेरे।
मुझे घर दे गली दे शहर दे उसी के नाम के, कदम ही चले या रुके अब उसी के वास्ते, दिल मुझे दे अगर दर्द दे उसका, पर उसकी हो वो हंसी गूंजे जो मेरा घर, ए खुदा, ए खुदा, जब बना उसका ही बना, ए खुदा, ए खुदा, जब बना उसका ही बना। मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे मेरे जीते जी बाद मरने के, मेरे हर कल हर एक लम्हे में तू लिख दे मेरा उसे। मैंने बताया आगे का पीछे और पीछे का आगे गा दिया है बट इट्स ओके। मिलती हूँ तुमसे किसी और एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। टेंशन लेने का नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जाम्स एंड खुशी दे दिस ऑलवेज हियर। बस एग्जाम्स हो जाए मेरे उसके बाद। चलो ओके बाय।